आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 13 जुलाई गुरुवार का सूरज निकल आया है और मैं खुशबू कुमार हाजिर हूँ आपका फेवरेट पॉडकास्ट आज का दिन लेकर। तो आज किन 3 खबरों का एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले उस पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों की फ्रांस यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम के फ्रांस विजिट का एजेंडा क्या रहने वाला है, इस दौरे से दोनों देशों को क्या उम्मीदें हैं और इंडो फ्रेंच रिलेशन कितना मजबूत होने वाला है, सुनेंगे सीधा पेरिस से। और राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद गहलोत सरकार ने मंदिरों में कुछ महिलाओं और गैर ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त किया है, लेकिन इसका विरोध क्यों हो रहा है? परीक्षा पास करके आए इन पुजारियों को पूजा पाठ करने क्यों नहीं दिया जा रहा है और सरकार ने इसका क्या काट निकाला है, पता करेंगे। और चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो इंडिया के पिछले 2 लूनर मिशन कितने कामयाब रहे थे, क्या सबक हमें मिले थे जिनका ध्यान इस मिशन में रखा जा रहा है, जानेंगे। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस की बारी है, सुनिए सूरज कुमार से। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर। हिमाचल में अब तक बारिश से 88 लोगों की मौत। अमित शाह से मिले अजीत पवार। प्रफुल्ल पटेल बोले केंद्र में मंत्री पद नहीं मांगा, महाराष्ट्र में जल्द होगा पोर्टफोलियो का बंटवारा। दूसरे धर्म का बच्चा गोद लेने पर लगेगी रोक। अविवाहित महिलाएं भी बच्चा अडॉप्ट कर सकेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में हो सकता है फैसला। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी की एक तरफा जीत। हाईकोर्ट ने कहा अंतिम नतीजे हमारे आदेश पर होंगे निर्भर। अहमदाबाद मुंबई के बीच दौड़ेगी 10 कोच की बुलेट ट्रेन। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी मैक्सिमम स्पीड। सेंसर बोर्ड ने OMG 2 की रिलीज रोकी। फिल्म का पहले किया जाएगा रिव्यू, आदि पुरुष विवाद को देखते हुए फैसला। और पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का आज पहला दिन। इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल फाइटर जेट पर लग सकती है मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठी बार फ्रांस की यात्रा के लिए आज रवाना हो गए हैं। एरिया के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा देश है फ्रांस और पीएम यहाँ 13 और 14 जुलाई को रुकेंगे। उनकी ये यात्रा फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांस की सीनेट के अध्यक्ष गेरार्ड लाचर से भी मिलेंगे। इसके बाद 14 जुलाई को वो फ्रेंच नेशनल डे समारोह बास्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। फ्रांस के ऐतिहासिक महत्व के इस प्रोग्राम में भारत के सुरक्षा बलों का एक दल भी हिस्सा ले रहा है। कल पेरिस में उन्होंने फुल ड्रेस रिहर्सल में भी पार्टिसिपेट किया। डिफेंस और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट और इंडिया टुडे टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट गौरव सावंत पेरिस में ही मौजूद हैं। मैंने उनसे ही बात की। तो गौरव, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पीएम मोदी के इस दौरे का अहम एजेंडा क्या रहने वाला है, दोनों देशों के बीच क्या बड़े समझौते होने वाले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और फ्रांस के रिश्ते जब 25 वर्ष अपनी सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तब यहाँ फ्रांस आ रहे हैं और बैस्टिल डे उसमें मुख्य अतिथि होंगे। ये भारत और फ्रांस के और मजबूत होते रिश्तों को दर्शाता है। ये और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत और फ्रांस 2 बहुत ही स्वतंत्र सोच रखने वाले देश हैं, जो विश्व में कोई भी घटना या गतिविधि हो रही है उसमें उनकी एक अलग सोच है और अपनी सोच पर अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। ये चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो या फिर चीन का विस्तारवाद हो या फिर दुनिया में कोई भी और घटना हो, भारत और फ्रांस ये 2 ऐसे देश हैं जो एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, खासतौर पर हिंद महासागर में और हिंद प्रशांत महासागर में, जहां दोनों ही देशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है शांति को स्थापित करने के लिए। और इसीलिए सैन्य संबंध, सामरिक संबंध और आर्थिक संबंध, इन तीनों को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा अगले 48 घंटों में। अच्छा, और 90,000 करोड़ से ज़्यादा की डिफेंस डील इंडिया कर रहा है फ्रांस के साथ। मोटे तौर पर राफेल एम और स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदने की बात कही जा रही है। तो इसके अलावा गौरव, और किन बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच जो बात है वो आगे बढ़ सकती है? भारत की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इससे पहले भारत हथियारों की खरीद करता था और दुनिया में सबसे बड़े हथियारों के
आयात के देश में भारत की गिनती होती थी उन देशों में। लेकिन अब भारत का प्रयास अलग है। अब भारत की कोशिश ये है कि जिन हथियारों की आवश्यकता बिल्कुल अभी है भारत की सुरक्षा के लिए, वो हथियार तो बिल्कुल अभी खरीदे जाएं। लेकिन उसके अलावा अगर किन्हीं हथियारों की आवश्यकता है तो उन हथियारों को स्वदेश में उनका निर्माण हो, और स्वदेश में उन हथियारों का निर्माण न केवल भारत के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी उन हथियारों का और हथियार प्रणालियों का निर्माण भारत में ही हो। और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत और फ्रांस की मित्रता बहुत मायने रखती है, क्योंकि कोशिश ये हो रही है कि जो 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है एमका, स्टेल्थ फाइटर है, यानी इस तरह का विमान जो रेडार पर दुश्मन को आसानी से ना दिखे, इस तरह का विमान जिसमें सुपरसोनिक स्पीड्स पर जाने के लिए आपको अपने आफ्टर बर्नर्स या रीहीट का इस्तेमाल न करना पड़े, तो उस तरह के विमान का इंजन, उसका निर्माण भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ही करें। ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। भारत का कावेरी इंजन का प्रयास सफल नहीं हो पाया। GE 414 इंजन्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A के लिए आ रहे हैं अमेरिका से। इस पर बातचीत चल रही है। वो इंजन भारत में बनेंगे को प्रोडक्शन के हिसाब से। लेकिन अब प्रयास ये है कि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है उसमें भारत और फ्रांस मिलकर ड्राइंग बोर्ड के स्टेज से ही साथ सोचे किस तरह का इंजन बनेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मेटलर्जी जो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, वो इंजन्स और उसकी मेटलर्जी दोनों उस पर साथ काम करें, तो ड्राइंग बोर्ड से लेकर सर्टिफिकेशन तक दोनों देश कैसे एक साथ काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी, और एक आखिरी सवाल गौरव, इंडिया फ्रांस का रिलेशन कैसा रहा है? चूंकि डिप्लोमेसी काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो 25 सालों की ये जो स्ट्रैटेजिक साझेदारी है उसको और आगे ले जाने के लिए क्या तैयारी है? एक बहुत पुरानी कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अगर कोई विषम परिस्थिति में या विपरीत परिस्थिति में आपका साथ देता है तो वो सही मायने में आपका मित्र है। मैं आपको 1998 ले जाना चाहूँगा, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे और दुनिया के कई देशों ने भारत पर अंकुश लगाया था, प्रतिबंध लगाए थे, और उस समय भारत को बहुत समस्या का सामना करना पड़ा था। फ्रांस एक ऐसा देश था जो 1998 से भारत के साथ निरंतर खड़ा रहा है। फ्रांस ने कहा कि अगर आपने परमाणु परीक्षण किया तो यह आपकी ज़रूरत होगी। फ्रांस और भारत की मित्रता में कोई खटास नहीं आएगी। तो आप ये सोचिए कि 1998 में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई थी उसके 25 वर्ष इस समय मनाए जा रहे हैं, और आगे उस रिश्ते को और मजबूत कैसे किया जाए इस पर चर्चा होगी। ये मित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में किस तरह से सहयोग हो सकता है, तो अंतरिक्ष में, आकाश में, जमीन पर, समुद्र में और समुद्र तल के नीचे यानी पनडुब्बियां, और सब सरफेस डोमेन अवेयरनेस, यानी समुद्र के नीचे कितने खनिज पदार्थ हैं, किसका कितना क्षेत्र है, उसकी सुरक्षा कैसे हो सकती है, कौन से देश आपकी ज़मीन पर, समुद्र के नीचे आपकी ज़मीन पर या आपके खनिज पदार्थों पर कब्जा करने का प्रयास कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, अंतरिक्ष में आपके सैटेलाइट्स की सुरक्षा कैसे होगी। तो समुद्र की सतह के नीचे से लेकर अंतरिक्ष तक भारत और फ्रांस हर क्षेत्र में अपने सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो जो मधेपुरा में रेलवे के इंजन्स बन रहे हैं, या उसके अलावा कोचेस बन रही हैं, 6G में कोऑपरेशन, टेलीकॉम में जो कोऑपरेशन हो रहा है, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में जो कोऑपरेशन हो रहा है, तो हर क्षेत्र में कोऑपरेशन को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो पेरिस से हमें ये बता रहे थे गौरव सावंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फ्रांस दौरे के बाद पीएम मोदी 15 जुलाई को सीधे यूएई पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलेंगे। जाति या वर्ण के आधार पर इस देश में सदियों से एक परंपरा चली आ रही है। मंदिरों में पूजा के लिए जो पुजारी रखे जाएंगे वो ब्राह्मण ही होंगे। लेकिन कुछ सरकारों ने समाज में बराबरी लाने के मकसद से गैर ब्राह्मणों और दलित समुदाय से आने वाले लोगों को भी पुजारी बनाया।
दक्षिण भारत के हजारों मंदिरों में दलित वर्ग के पुजारी रखे गए हैं। तमिलनाडु में करीब 1 दशक पहले 2,500 दलित पुजारी मंदिरों में तैनात किए गए थे। आंध्र प्रदेश के मंदिरों में भी दलित पुजारियों की अच्छी खासी तादाद है। वहां के तिरुपति बालाजी मंदिर में कम से कम 5,000 दलितों को ट्रेनिंग के बाद पुजारी का सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है। 2018 में केरल ने भी गैर ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त करना शुरू किया था। तो साउथ में चली आ रही सामाजिक न्याय की ये कवायद राजस्थान ने भी शुरू करनी चाहिए। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 2013 में 65 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। इनमें 47 पद पुजारियों की भी थे। 2014 में परीक्षा हुई और 8 साल बाद इसका रिजल्ट आया। इस दौरान विभाग के 5 मंत्री बदल गए। खैर, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनमें 26 लोग जनरल कैटेगरी के थे, 7 एससी और 4 एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा 11 महिलाएं भी सिलेक्ट हुई। रिजल्ट आने के बाद मंदिरों में इनकी नियुक्ति लटकी रही, लेकिन जब उनको मंदिरों में तैनात किया गया तो इसका विरोध हो रहा है। जयपुर में इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के कॉरेस्पॉन्डेंट आनंद चौधरी ने इस पर एक स्टोरी भी की है। हमने उनसे पूछा कि इन पुजारियों का विरोध क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं। जो राजस्थान में अभी 47 पुजारी मंदिरों में लगाया गया देवस्थान विभाग के मंदिरों में, देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार का एक विभाग है जो प्राचीन मंदिर हैं उनकी देखभाल, उनका संरक्षण, उनमें पूजा पाठ की जिम्मेदारी उस विभाग की है। तो इन मंदिरों में जो ही इनको पूजा कराने के लिए एक लिस्ट जारी की गई कि ये पुजारी इन मंदिरों में लगाए जाते हैं, उसका विरोध शुरू हो गया। और राजस्थान में सर्व ब्राह्मण महासभा और इस तरह के कुछ संगठन थे जिन्होंने कहा कि हम इनको मंदिरों में नहीं लगाने देंगे क्योंकि पूजा पाठ हमारा पुश्तैनी काम है और इस काम में हम किसी दलित समुदाय या दूसरे समुदाय को नहीं आने देंगे। इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें 7 जो पुजारी हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, 4 अनुसूचित जनजाति के हैं और 11 महिलाएं हैं। राजस्थान में इससे पहले महिलाओं और एससी एसटी को मंदिरों में पूजा पाठ का कभी दायित्व तो नहीं मिला था। पिछली जब गहलोत सरकार थी 2013 में, तब इनके लिए एक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2014 में इनकी परीक्षा हो गई थी और उसका रिजल्ट 2022 में जारी हुआ। और उसके बाद में भी आप ये देखो कि इनको 1 साल तक चक्कर काटने के बाद में मंदिरों में नियुक्ति मिली। अब ये लोग जो हैं, ये बहुत परेशान हैं, इस कारण परेशान हैं कि इनको मंदिरों में नियुक्ति तो मिल गई, लेकिन अभी भी इनको पूजा पाठ का जो समुचित कार्यभार है, वो नहीं मिला है। हालाँकि ये लोग देवस्थान विभाग उदयपुर से प्रशिक्षण लेकर इन मंदिरों में आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको पूरी तरह से मंदिरों का जिम्मा नहीं मिला है। इनको जब लगाया गया मंदिरों में, उसके बाद राजस्थान में ये विरोध शुरू हो गया और इस विरोध को देखते हुए ये पुजारी भी डरे हुए हैं। जब मैं पता करते हुए इनके मंदिरों में पूछा, तो 1-2 पुजारी तो ऐसे थे जो मुझे देखते ही भाग गए। आप ये देखिए कि वो बोलने को भी तैयार नहीं थे। वो बोला, साहब हमारा तो यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। आप देखो कि कभी भी हम पे हमला हो सकता है, न हमें कोई सुरक्षा दी गई है और इस तरह के बयान रोज़ आ रहे हैं कि हम इन्हें पूजा करने नहीं देंगे, इनको मंदिरों में लगने नहीं देंगे। और ये एक बहुत बड़ा मामला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम ये लगातार कहते हैं कि दलितों के मंदिर प्रवेश पे रोक है, दलितों के साथ भेदभाव होता है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ जब सरकारी प्रक्रिया से चुनकर एक भर्ती में जो संस्कृत विषय में 12वीं पास हैं और जो पढ़कर एक पढ़ाई कर और अपनी योग्यता के ज़रिए चयनित हुए हैं, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो राजस्थान में अभी देखने को मिल रही हैं। आनंद जी, आप कह रहे हैं कि योग्यता परीक्षा पास कर ये लोग पुजारी बने हैं, लेकिन इनको पूजा पाठ का हक नहीं मिल सका है। तो गहलोत सरकार का क्या रुख है इसको लेकर? देखिए, मेरी सरकारी अधिकारियों से भी बात हुई। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त हैं रतनलाल योगी, उनसे भी मेरी बात हुई और उनके ऊपर के जो पोस्ट पे अधिकारी बैठे हुए थे, उनसे भी बात हुई। तो उन सबका एक ही बात कहना है कि भई हमने एक प्रक्रिया रुकी हुई थी पिछले 10 साल से कि रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ था, तो हमने कोशिश करके 50 लाख रुपए मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जमा करवा के इनका रिजल्ट जारी करवाया और इनका रिजल्ट जारी करके मेरिट के आधार पे जो लोग चयनित थे, उनकी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए और हमने उनको देवस्थान विभाग के ज़रिए उनको मंदिरों में नियुक्ति भी दे दी। लेकिन अब इसके आगे की जो बात है, अब इनकी सुरक्षा या ये इनको मंदिरों में हक मिलता है, ये पूजा पाठ कैसे कराते हैं, ये काम जो है इनकी सुरक्षा का काम सरकार को देखना है और सरकार के पुलिस विभाग को देखना है। हालाँकि अभी तक किसी मंदिर में हमला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग डरे हुए हैं। ये है कि सरकार ने इनको नियुक्ति तो दे दी, इसके आगे नियुक्ति के बाद में भी इनकी समस्याएँ कम नहीं हुई है। सरकार को करना क्या चाहिए था, जब इनको देवस्थान विभाग ने प्रशिक्षण दिया है पूजा पाठ का और ये विधि विधान के साथ पूजा पाठ अच्छी तरह से करवा सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि सरकार ने जब विरोध हुआ तो इसकी एक गली निकाली है। गली ये है कि इनमें से मेरे सामने जैसे कुछ चीज़ें आई, वो ये आई कि इनको मंदिरों से हटाकर
कुछ को तो ऑफिसों के काम में लगाया गया है और कुछ की ड्यूटी मेलों में या अन्य कार्यों में लगाई गई है, ताकि वो मंदिर में वो नहीं जा सके, ताकि जो जो विरोध हो रहा है, उसका सरकार को सामना नहीं करना पड़े। तो कायदे से सरकार को इनके पक्ष में मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, पूरी अथॉरिटी के साथ ये संदेश देना था कि ये पूजा करेंगे और कराएंगे। लेकिन विरोध के आगे राजस्थान सरकार ही ढीली पड़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद चौधरी हमसे बातचीत करने के लिए। चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए भारत एक बार फिर कमर कस चुका है। पूरी दुनिया की निगाहें इसरो के मिशन चंद्रयान-3 पर हैं। चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कल दोपहर 2:35 पर उड़ान भरेगा। करीब 45 से 50 दिन के सफर के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इसकी लैंडिंग होगी। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने परसों ही इसकी लॉन्चिंग का रिहर्सल पूरा कर लिया है। 24 घंटे तक चले इस रिहर्सल में श्रीहरिकोटा के लॉन्च सेंटर से लेकर दूसरी जगहों के सभी केंद्र, टेलीमेट्री सेंटर और कम्युनिकेशन यूनिट्स की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मिशन का मकसद चांद की सतह, वायुमंडल और जमीन के भीतर होने वाली हलचलों का पता लगाना है। लेकिन चांद के बारे में जानकारी जुटाने का ये सिलसिला इंडिया ने 2008 में शुरू किया था। चंद्रयान-1 लॉन्च हुआ था तब। कितना सक्सेसफुल रहा था ये पूछा मैंने इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम से जुड़ी जर्नलिस्ट दीप्ति यादव से। चंद्रयान-1 जो कि इसरो का पहला प्रोजेक्ट था मून के सरफेस पर, जिसकी वजह से इंडिया को चौथा प्लेस मिला मून पर लैंडिंग करने का अक्रॉस द वर्ल्ड। इसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 के दौरान और इसके जो पार्ट्स थे वो एक था ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर। इम्पैक्टर को मून इम्पैक्ट प्रोब भी कहा जाता है, जिसकी इंटेंशनल क्रैश लैंडिंग कराई गई थी मून के साउथ पोल पर, जिससे कि वाटर, आइस उन सब का प्रेजेंस को नापा जा सके कि जिससे कि उधर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम जांच कर सकें। जो इम्पैक्ट साइट थी बाद में उसका नाम जवाहर पॉइंट रखा गया और जो इम्पैक्टर जब वो क्रैश किया गया तो उसका एक पर्पस ये था कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे और मदर सैटेलाइट जो कि ऑर्बिटर था उसको दे लूना सरफेस के बारे में, उधर के मिनरल्स और उधर का जो बायोस्फीयर है उन सब चीजों को लेकर। इसमें एक टेरेन मैपिंग कैमरा भी था स्पेसक्राफ्ट में, जिसके जरिए ये भी पता लगाया जा सका कि लूनर पीक्स जो होती हैं वो भी उधर प्रेजेंट होती हैं मून में, सिर्फ क्रेटर्स नहीं होते हैं, जो कि पहले नहीं पता था। ये जो चंद्रयान-1 था इसने लगभग 312 दिनों तक 3000 ऑर्बिटल राउंड लगाए, जिसके जरिए 70,000 इमेजेस को कैप्चर किया जा सका। इसके फेलियर की एक वजह ये मानी जाती है कि पुअर थर्मल शील्डिंग की गई थी उसकी, जिसकी वजह से टेम्परेचर की वजह से वो 2009 में ही अगस्त के महीने में बंद हो गया, जो कि पहले सोचा गया था कि उसका लाइफ स्पैन होगा 2 साल तक लगभग। तो हम इसे पार्शियल सक्सेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इधर हमने वाटर आइस का प्रेजेंस देख पाया, लेकिन जो ऑर्बिटर था जिसका लाइफ स्पैन 2 साल तक माना गया था, वो 1 साल खत्म होने से पहले ही बंद हो गया। दीप्ति, चंद्रयान-2 से जुड़े अनुभव कैसे रहे? बजट कितना था इसका और इस मिशन से क्या सबक सीखे हमने? लगभग 1 दशक बाद चंद्रयान-2 का लॉन्च होता है जुलाई 22, 2019 में। इससे पहले सोचा गया था कि जुलाई 14 को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा और इस मिशन का भी सेम ही यही उद्देश्य था कि इसको सॉफ्ट लैंडिंग एबिलिटी दिखाई जाएगी इसके जरिए मून पर, और जो रोबोटिक रोवर होता है जो कि लैंडर के अंदर प्रेजेंट होता है उसको ऑपरेट किया जाएगा मून के सरफेस पर। चंद्रयान-1 का जो कॉस्ट था वो लगभग बैठा था 380 करोड़ के आसपास और जो चंद्रयान-2 का कॉस्ट है वो लगभग 970 करोड़ के आसपास। चंद्रयान-2 के जरिए स्टडी किया गया वाटर आइस को, उधर की टोपोग्राफी को और मून पर प्रेजेंट मिनरल्स को। ये 3 पार्ट्स में बटा था, एक ऑर्बिटर और एक प्रज्ञान रोवर और तीसरा था विक्रम लैंडर, और एक लॉन्च रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद जब चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर लूनर ऑर्बिट में पहुंचा तो उसने हाई रेजोल्यूशन कैमरा के जरिए पहले लैंडिंग साइट की ऑब्जर्वेशन ली, उसके बाद ही लैंडर को सेंड किया गया सरफेस पर। लेकिन विक्रम लैंडर को सही से लैंड किया नहीं जा सका, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको लॉन्च करने का सोचा गया था, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो फिर इससे 14 दिन तक लगभग साइंटिफिक रिसर्च की जा सकती थी। एक फॉर्मर इसरो के ऑफिशियल जो हैं उन्होंने जो रीजंस बताए चंद्रयान-2 के फेलियर के, उसमें से ये उन्होंने बात कही कि जो 4 इंजन्स को यूज किया गया चंद्रयान-2 में, उनको एक साथ ऑपरेट कराना एक बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है साइंटिस्ट के लिए, और जो बाहर के जो नेशंस हैं वो अपने सैटेलाइट में सिर्फ एक इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लगभग होता है 3500 न्यूटन का। और इसमें बता दें कि
5th इंजन भी मौजूद था जो कि सेंटर में था, जो कि लैंडर को लैंडिंग के दौरान धूल से बचाने का काम करता था, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। अच्छा, और चंद्रयान 3 का ये जो मिशन है उसे चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन बताया जा रहा है, लेकिन पिछले मिशन से ये कैसे अलग है? चंद्रयान 3 इसमें एक लैंडर और एक रोवर की ही कॉन्फ़िगरेशन है, ऑर्बिटर का इसमें कोई भी काम नहीं है। ये स्पेसक्राफ्ट जब 100 मीटर के लूनर ऑर्बिट में पहुँचेगा तो फिर जो रॉकेट है उससे अलग होके लैंडर होगा, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लैंडिंग करेगा मून के सरफेस पर। और इसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ किया गया है, जिसके ज़रिए इसकी मशीनरी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है आगे आने वाले खतरों से। और इसमें जो लैंडिंग लेग है, जो पहले चंद्रयान 2 में काफ़ी कमज़ोर था, उसको मजबूत किया गया है, जिससे कि सॉफ्ट लैंडिंग को आसानी से किया जा सके। जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, उसमें काफ़ी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी आती है, सरफेस टेम्परेचर को डिटेक्ट करना आता है और मून क्वेक्स भी डिटेक्ट किए जा सकते हैं। जबकि जो रोवर है, उसके ज़रिए एलिमेंट्स जो होते हैं लूनार सॉइल में उनको डिटेक्ट किया जा सकता है और उधर का केमिकल और एलिमेंटल कंपोजिशन भी असेस किया जा सकता है। इसका जो टोटल कॉस्ट है वो चंद्रयान 2 से काफ़ी कम बैठा है, 600 करोड़ के राशि में बन रहा है। तो एक तरफ चंद्रयान 3 के लॉन्च पर पूरा फोकस है, लेकिन जापान के साथ मिलकर चौथे चंद्रयान मिशन की तैयारी भी चल रही है, जिसके 2026 के आसपास पूरा होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति यादव। और देश दुनिया की अखबारों में छपी खबरों से रूबरू होने का वक्त हो गया है। गुड मॉर्निंग सूरज। गुड मॉर्निंग खुशबू। एक किस्से के साथ शुरुआत करते हैं। एक महिला है, वो अपने पति संग अपने बॉस के ऑफिस में जाती है। उसके पति को दरवाजे के बाहर रोक दिया जाता है। बॉस का सेक्रेटरी उस महिला को लेकर अंदर आता है और फिर उसे हराश किया जाता है। अगले दिन फिर से वो महिला अपने पति संग ऑफिस पहुंचती है। पति को वापस रोक लिया जाता है। महिला को अकेले अंदर बुलाया जाता है और उसे हराश किया जाता है। यहाँ पे जिस बॉस की हम बात कर रहे हैं वो हैं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह, और जिस सेक्रेटरी की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है विनोद तोमर, और जिस महिला की हम बात कर रहे हैं वो है एथलीट, महिला पहलवान। और ये पूरी कहानी दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में फाइल की है। तो बृजभूषण शरण सिंह के साथ अब उनके एक और को एक्यूज्ड जुड़ गए हैं, जिनका नाम है विनोद तोमर। यहां तक कहा गया कि विनोद तोमर अपने घर पे एथलीट्स को बुलाते थे और उन्हें हराश करते थे इस बिना पे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बिल्कुल घटिया है, निचले स्तर का है, और अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगी तो तुम्हें ओलंपिक में जगह नहीं दी जाएगी। तो इस स्तर की हरकतें की गई हैं, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। क्या बृजभूषण इस बात का जवाब देंगे या फिर वो माइक तोड़ने के व्यवसाय को ज्वाइन करना चाहेंगे? क्या बृजभूषण इन आरोपों को भी गलत बताएंगे जिस आरोपों को दिल्ली पुलिस ने फाइल किया है, वो दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय के अंदर आती है? बीजेपी क्या एक्शन लेगी? सवाल कई हैं, जवाब मिलते नहीं। मिलता है तो केवल माइक का टूटना, और टूट लोग भी रहे हैं। खुशबू, बारिश, बाढ़, स्थिति अच्छी नहीं है। दिल्ली में निचले इलाके डूब चुके हैं। अगर आप नोएडा में बैठे हैं और ऊंची ऊंची इमारतों से बारिश के मजे ले रहे हैं तो टीवी खोलिए, डूबे इलाके को देखिए कि कैसे यमुना का जलस्तर सभी रिकॉर्ड तोड़कर 208.08 मीटर पहुंच गया है। हिंदुस्तान अखबार की ये खबर है, और ये जलस्तर 1978 में जो बाढ़ आया था दिल्ली में उसका लेवल मैच कर रहा है। मतलब आज से आप जोड़ लीजिए 45 साल के हाई पे है। एक कंफर्मेशन और है, सोनिया गांधी ने 24 अपोजिशन लीडर को डिनर पे बुलाया है। 8 पार्टियों की बैठक होने वाली है, अपोजिशन मीटिंग जिसको आप कहते हैं, 18 जुलाई को, आज से 5 दिन बाद। लेकिन इन सब में जो आश्चर्य की बात ये रही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सोनिया गांधी का फोन जाता है। इसके बावजूद जब दिल्ली में हुई बैठक में दोनों पार्टियों के बीच तल्खियां देखने को मिली थी। और खुशबू, आजकल ना टमाटर हम थोड़ा खाना कम कर दिए थे, लाल रंग से हमें परहेज सी होने लगी थी। कारण क्या है वो भी आप सबको भली भांति पता है, शायद जो सुन रहे होंगे वो मुस्कुरा भी रहे होंगे। लेकिन सरकार ने कहा है कि देखो बहुत हो गया, दिल्ली एनसीआर में कल से टमाटर सस्ते मिलेंगे, बाजार भाव से 30% तक इसके दाम जो हैं कम रहने की उम्मीद है। तो साहब अब थोड़ी चटनी वगैरह बनवाइए टमाटर की, स्वाद लीजिए, हम भी कल से शुरू कर रहे हैं।
द एशियन एज अखबार मेरे सामने खुला हुआ है, पहला पन्ना है सूरज और खबर मणिपुर से जुड़ी हुई है। 31 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है। उनकी पहली अपील है कि जो हिंसा में इस्तेमाल किए गए हथियार और गोला बारूद है उसके सोर्सेज की जांच की जाए, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपील है उनकी वो ये है कि राज्य में जो असम राइफल्स हैं उनकी जगह पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। विधायकों का ये आरोप है कि असम राइफल्स की वजह से मणिपुर में जो शांति बहाली की कोशिश की जा रही है वो उसमें बाधा बन रहे हैं, वो जो राज्य की एकता है उसके लिए खतरा पैदा कर रही हैं। खुशबू द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि जो पोर्टफोलियो है, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो 1 से 2 दिन में सामने आ जाएंगे कि शिंदे गुट को कौन सा पोर्टफोलियो मिला, अजीत पवार के गुट को कौन सा पोर्टफोलियो मिला। ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है। इसी के साथ अपडेट ये है कि शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार के खेमे में तल्ख लहजे में बातचीत हो रही है साहब। कुछ बुरे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जिसको अखबार ने छापा भी है। इसके अलावा अजीत पवार दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कर्टसी कॉल है, बीजेपी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करें, कर्ता धर्ता से बात करें और उसके बाद अपनी बात उनके सामने रखें। और कर्ता धर्ता से याद आया खुशबू, एशियन एज अखबार ये बता रहा है, ये लिख रहा है कि आने वाले वक्त में हर 2 हफ्ते पर गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। कोई लीडरशिप चेंज नहीं होगा चुनाव से पहले, ये भी कंफर्मेशन दे दी गई है। अब आते हैं अपन दिल्ली गार्जन पे। दिल्ली गार्जन की लीड स्टोरी, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को टीएमसी ने स्वीप कर लिया है। 90% सीटें लगभग टीएमसी जीती है, लेकिन इस जीत के साथ जो पश्चिम बंगाल के साथ नत्थी है वो है हिंसा। पश्चिम बंगाल के साथ अगर हिंसा जुड़ जाए आजकल तो आपको चौंकना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स पे आते हैं। पोस्ट पोल ब्लड शीट का नाम दिया है इसको हिंदुस्तान टाइम्स ने। 6 लोगों की मौत हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर पे आते हैं। इस मॉनसून सेशन में 3 बिल हैं जिन्हें टेबल पर रखा जा सकता है। पहला बिल होगा IIM एक्ट। इसके तर्ज पर क्या होगा कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है मुंबई में, उसको 21वां IIM घोषित किया जाएगा। इसके बाद आएगा जन विश्वास बिल, जिसका मकसद ये है कि 42 लॉ अलग अलग सेक्टरों में जो हैं, मीडिया में, एनवायरमेंट में, पब्लिकेशन में, उसको अमेंड करना होगा। और आखिरी होगा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट। और टेस्ला जो है वो भारतीय फैक्ट्री के साथ बात कर रहा है। ई कार्स 20 लाख रुपए से शुरुआत हो, इस पे बात हो रही है। और अनाज और दाल ने खुदरा महंगाई दर बढ़ा दी है। खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3 महीने के सबसे हाई पे है, दैट इज 4.81%। मई में ये 4.31% था, जबकि साल भर पहले जून की अगर बात करें तब ये 7% थी। और जब महंगाई की बात हो रही है तो महंगाई कारोबार से जुड़ा है। कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि कारोबार में जो छोटे अपराध होंगे उन पर आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, उस पर आपको जुर्माना लगेगा, वो देना होगा। इस तरह यह भी कहा जा रहा है कि जो अदालत में लंबित मामले हैं वो कम होने की उम्मीद है। और कल मोदी कैबिनेट की मॉनसून सत्र से पहले मीटिंग हुई है जिसमें 3 बिल्स के अप्रूवल को लेकर चर्चा हुई है। पहला जो बिल है सूरज, वो है मुंबई में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को 21वें IIM के रूप में शामिल करने के लिए। दूसरा जन विश्वास बिल है जिसका मकसद कृषि, पर्यावरण और मीडिया और प्रकाशन जैसे कई क्षेत्रों में 42 कानूनों में संशोधन करना है। और जो तीसरा बिल है माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में संशोधन करना है। खुशबू, विदेशी खबरों पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा शुरू हो गया है। आज पहला दिन है। अमेरिका में डिनर हुआ था, आपको याद हो तो, और फ्रांस में भी डिनर होगा। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों उसे होस्ट करेंगे। नेवी के लिए 26 राफाल फाइटर जेट आने वाले हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसके अलावा 14 अगस्त को पाकिस्तान सरकार का टेन्योर खत्म हो रहा है। शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है वहां की, उनका कहना है कि इलेक्शन नवंबर तक होंगे। पड़ोसी हमसे बहुत आगे निकल गया है, वो भारत की बात कर रहे हैं। और ये डॉन वेबसाइट की खबर है। और आज 13 जुलाई की तारीख इतिहास में क्या जगह रखती है, अब वो भी जान लेते हैं। तो आज ही के दिन 1974 में भारतीय क्रिकेट टीम ने अजीत वाडेकर की कप्तानी में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था। मुकाबला इंग्लैंड के साथ था। 1923 में लॉस एंजलिस में माउंट हिल्स के पास जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए प्रचार के मकसद से हॉलीवुड लिखवाया गया।
1803 में राजा राम मोहन रॉय और अलेक्जेंडर डफ ने 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज की शुरुआत की। तो पॉडकास्ट आज का दिन में इतना ही। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड डिज़ाइन नितिन रावत का है। खुशबू कुमार के साथ थे आप। 10 बजे का न्यूज़ बुलेटिन भी आएगा आज तक रेडियो पर, उसको भी सुनिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।